मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम बीए पार्ट 1 में संघीय मंत्रिपरिषद द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संबंध में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पहले भी आपको पता है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय शासन व्यवस्था है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत और साथ साथ यहाँ पर फेडरल सिस्टम भी है। संसदीय और संघात्मक व्यवस्था का जो है एक मॉडल जो है भारत में एडॉप्ट किया गया है। तो संघीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग सरकारें होती हैं। तो यहाँ पर जो हम आज डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर संघीय मंत्रिपरिषद या केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करते हैं। तो संघीय मंत्रिपरिषद की जब हम बात करेंगे तो संविधान के आर्टिकल 53 में कहा गया है कि भारत की जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख, उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। इस प्रकार यदि हम सैद्धांतिक रूप से बात करें तो जब सैद्धांतिक रूप से हम बात करते हैं, संविधान द्वारा कार्यपालिका की शक्ति जो है किस पे निहित है, राष्ट्रपति की। क्योंकि इससे पूर्व भी हमने कहा था कि जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां पर दो प्रकार की जो है औपचारिक प्रमुख होते हैं। एक जो है कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, एक औपचारिक प्रमुख के रूप में, और एक वास्तविक शक्तियों का प्रयोग। तो जो औपचारिक प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, तो उसके नाम से सारी शक्तियों का प्रयोग तो किया जाता है और संवैधानिक रूप से सारी शक्तियां उस व्यक्ति के उसमें पद में निहित होती हैं और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग दूसरा करता है। तो यहाँ पर जो संसदीय शासन व्यवस्था है, तो जो है संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सारी शक्तियां किसके रूप में हैं, राष्ट्रपति के रूप में उनको निहित हैं। और उन शक्तियों का जो कार्यकारी शक्तियां हैं, परामर्श और एक जो है सहायता के लिए जो एक जो परिषद का गठन किया जाएगा उसको मंत्रिपरिषद कहा जाएगा। लेकिन संविधान द्वारा अपनाई गई संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार में राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है और उनके वो एक तरह से संवैधानिक प्रमुख तो होता है लेकिन शासन प्रमुख नहीं होता। संविधान के रूप में सारी शक्तियां तो राष्ट्रपति को दी गई होती हैं, लेकिन उन शक्तियों को स्वयं राष्ट्रपति प्रयोग नहीं करते हैं। वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्रिपरिषद में होती हैं और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो आता है हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के नाम पर शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो एक तरह से जो एक इसका बैकग्राउंड है या जो भूमिका है, तो यहाँ पर प्रत्येक स्थान पर दो प्रकार की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, एक वास्तविक और एक औपचारिक
तो औपचारिक प्रमुख के नाम पर तो सारी शक्तियों की का जो है सारी शक्तियां औपचारिक प्रमुख के नाम पर निहित होती हैं, लेकिन जो औपचारिक प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, वह अपनी किसी भी शक्तियों का प्रयोग खुद या स्वयं नहीं कर पाता। पर्सनल की तो वहां कोई बात ही नहीं। अब वहां पर जो एक अधीनस्थ प्राधिकारी की जब बात होती है, तो अधीनस्थ प्राधिकारी का आशय यहाँ पर मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद से ही है। तो ऐसे में जो भारत का जो एक राजनीति पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था, तो संसदीय संघीय व्यवस्था के मॉडल को यहाँ क्या किया गया है, एडॉप्ट किया गया है या उसको स्वीकार किया गया है। तो ऐसी स्थितियों में हम बात करते हैं कि अब इस मंत्रिपरिषद की जो है बात करते हैं, जो संघीय मंत्रिपरिषद जो है, जिसको केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी कहेंगे, इसका गठन कैसे होता है, इसमें मंत्रियों का चयन कैसे होता है, मंत्रियों क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की क्या योग्यता है, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का चयन कैसे होता है, मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी पॉइंटों पर जो है डिस्कशन करते हैं। तो मंत्रिपरिषद का गठन एवं जो है रचना पर डिस्कशन करते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब बात हम करते हैं, तो जब सभी प्रकार के मंत्रियों, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं, जिनमें से प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो कैटेगराइज होती है वो कई प्रकार की जो है कर दी जाती है। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है, आर्टिकल 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। पहले तो 75(1) के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं राष्ट्रपति, तो तुरंत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से परामर्श करके ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अब वो राष्ट्रपति उतना फ्री और स्वतंत्र नहीं है कि जो बिना प्रधानमंत्री के एडवाइस अथवा सलाह से किसी भी मंत्री को अपॉइंट कर सके, नॉमिनेट कर सके या नियुक्त कर सके। नॉमिनेट और नियुक्त में अंतर थोड़ा सा होता है, क्योंकि जो नामित सदस्य होते हैं वह नॉमिनेट होते हैं। तो वास्तविक रूप से अगर हम बात करें तो दोनों प्रकार की नियुक्तियों में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात हो या मिनिस्टर्स की जो है नियुक्ति की बात हो, मंत्री की नियुक्ति की बात हो, यहाँ पर राष्ट्रपति दोनों कंडीशन में फ्री अथवा स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि लोकसभा में जिस बहुमत दल के नेता को ही जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति करते हैं, जिस दल के नेता को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत होता है या उनको जो है स्पष्ट बहुमत होता है, उसी को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर उसको नियुक्त करते हैं। परंतु जब लोकसभा में किसी दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं होती है, त्रिशंकु जो है संसद का चुनाव हो जाता है, अर्थात वहां पर संसद पार्लियामेंट में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत जब नहीं होता है, तब राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त का विश्वास हो।
उसी व्यक्ति को, संभावित व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे जो कि लोकसभा में अपना विश्वास मत प्राप्त कर सके। ये तो होता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात होती है, मंत्रिपरिषद के गठन अथवा संरचना की बात होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे है सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का चयन। तो जब मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं, अपने पद की शपथ के पश्चात प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को क्या देते हैं, लिस्ट दे देते हैं। महामहिम को जो लिस्ट पकड़ा दिया उसी पर वो जो है सामान्यतः स्वीकृति दे देते हैं। तो उस समानतः स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। तो यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को परामर्श को ना माने, यदि कोई ऐसा संकट सामने आ जाए, किसी भी भावना से प्रेरित होकर के राष्ट्रपति कहें कि इस व्यक्ति को आप मंत्री मत बनाएं और प्रधानमंत्री कहें कि नहीं हम इसी को मंत्री बनाएंगे, तो ऐसी स्थितियों में यदि प्रधानमंत्री चाहें, यदि उनकी बात वहां नहीं मानी जा रही है, तो अपने पद से त्याग पत्र दे करके एक प्रकार से जो है राजनीतिक संकट जो है, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है क्या करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जो है उसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मंत्रियों का चयन होता। मंत्रियों का चयन कैसे करेंगे? अब यहाँ क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रियों की क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि यहाँ कैसे कैसे लोग चुनाव लड़ते हैं और कैसे लोग ही चुनाव जीतते हैं। तो यहाँ योग्यता का कोई बहुत स्टैंडर्ड मानक नहीं है। तो मंत्रियों की अर्हता की बात करते तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक ये है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। संसद के किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का हो। तो अब इस व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो दोनों भी सदन का सदस्य नहीं है, वह भी व्यक्ति 6 मंथ के लिए अपना जो है मजा ले सकता है मंत्री पद का जो है। तो 6 महीने तक अपना जो है मंत्री बना रहे, इसके बाद रिजाइन दे करके फिर चले आए। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 75 में अर्थात 75 के 5वें आर्टिकल उसमें जो है ऐसा अनुबंध या उसका जो है प्रोविजंस किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का यदि सदस्य नहीं है, तब भी 6 महीने के लिए या 6 मंथ के लिए मंत्री बनाया जा सकता है या बन सकता है। तो बन तो सकता है, लेकिन एक AR चौहान वर्सेस या बनाम पंजाब राज्य का मैटर 2001 में आया था। तो उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवस्था इन लोगों के माननीयों के लिए जो है थोड़ा सा कटौती कर दिया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य किसी की बात स्वीकार करने के लिए एग्री भी नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि आप मंत्री 6 महीने के लिए बन तो सकते हैं, लेकिन 6 महीना के बाद यदि आप किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पा रहे हैं तो आपको त्याग पत्र ही देना होगा। मंत्री लोग बड़े होशियार होते हैं, 6 मंथ तक तो बने रहेंगे भाई, 5 महीना 29 डेज तक बने रहेंगे, 30 को रिजाइन दे देंगे, दूसरे मंथ में फिर जो है शपथ ले लेंगे। तो उन्होंने रोक लगा दिया कि भाई अगर एक बार आप मंत्री पद ले लिया और आपको 6 महीने का टाइम दिया गया और 6 महीने में आप संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाए, उसका हिस्सा नहीं बन पाए,
तो आप इससे ज़्यादा आप क्रीम खाने की कोशिश मत करिए, आप इसको छोड़ने का भी प्रयास करिए, क्योंकि ये उचित जो है, ये न्यायोचित या जो है तर्कसंगत नहीं है। इसके बाद ये प्रक्रिया उनके जो है क्वालिफिकेशन की है कि इसके बाद आप जो है मंत्री पद जो है नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, कोई मंत्री बनने के बाद उसको अब दो शपथ लेनी पड़ती है। एक मंत्री पद की शपथ लेनी पड़ती है और दूसरी उसके मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ। कि कोई भी मंत्रिपरिषद में कोई भी डिस्कशन हो, उस बात को आप बाहर बिना किसी जो है एक निश्चित प्रोसेस के बाद पहले आप उसको लीकेज नहीं करेंगे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होती हैं या अन्य किसी माध्यम से जो है काउंसिल की बात को जो है जो ओपन नहीं करेंगे। तो यो राष्ट्रपति के सामने ये पद और गोपनीयता की दो दो तरह की इनकी शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा अस्थिर स्वभाव और विचार के होते हैं। कभी भी कोई भी बात जो है ये बोल सकते हैं, तो इनको दो दो तरह की शपथ दिलवा दी जाती है। एक इनके पद की कि जिस पद पर हैं, और दूसरे इनकी गोपनीयता की। शपथ का मतलब कसम खिला दी जाती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और ये राष्ट्रपति जो है प्रत्येक मंत्री को संविधान की अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के आधार पर ही इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इनका जो टर्नओवर होता है, इनका कार्यकाल होता है, तो जो मंत्रियों का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जबकि इनका कार्यकाल लोकसभा में विश्वास पर टिका होता है कि जब तक जो है लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त है तभी तक तो ये मंत्री पद और सरकार चलती रहती है, और जैसे ही इनका लोकसभा में बहुमत समाप्त हो जाता है तो इनका सरकार भी जो है गिर जाती है। लेकिन सामान्यतः यदि बात करते लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो मंत्रियों का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही माना जाता है। और व्यक्तिगत रूप से यदि कोई मंत्री, किसी मंत्री का कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री का उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि कभी उनको रियलाइज होने लगे कि जो प्रधानमंत्री देख चाहें कि ये व्यक्ति उचित नहीं है और इसका जो वर्क है वो भी ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में प्रधानमंत्री उस संबंधित मंत्री से जो क्या है त्यागपत्र देने के लिए बोल सकते हैं, उससे रिजाइन ले सकते हैं, दिलवा सकते हैं। इनकी मंत्रियों की सदस्य संख्या, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो जब मूल संविधान की बात करते हैं तो वहां पर मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री की स्वेच्छा पर डिपेंड था कि वो अपना मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जितना छोटा या बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें कोई कंफर्म स्थिति नहीं थी कि आपको इतना ही रखना होगा। तो मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री की किस पे डिपेंड करता था? इच्छा पर। भाई उनका कोई बहुत चहेता व्यक्ति है तो कह दे चलिए ठीक है आप भी लाल जो है मंत्री बना दें, तो वो भी अपना क्रीम जो है खाता पीता रहे जो है। तो उनके स्वविवेक पर डिपेंड करता था, उनके खुद की इच्छा पर डिपेंड करता था। बट जो है 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 जोड़कर यह प्रावधान कर दिया गया, उसमें उपबंध कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। यदि 15% से अधिक होगी तो उसको आप 15% से अधिक आप जो है उस मंत्रिपरिषद का गठन कर ही नहीं सकते। एक तरह से क्या हो गया, बाउंडेशन लगा दिया गया, क्योंकि जितने मंत्रिपरिषद होंगे उनकी सुविधाएं फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी। और जब फैसिलिटीज बढ़ा दी जाएंगी
तो वो फाइनेंशियल बर्डन किस पे आएगा? सरकार पर आएगा। और सरकार किससे चलती है? हम आप लोगों के टैक्स से चलती है, जनता के टैक्स से चलती है, जनता के जो है कर से चलती है। तो अतिरिक्त खर्च जो है किसको वहन करना पड़ेगा? जनता का, जो यहाँ टैक्स देते हैं, जहाँ जो रेवेन्यू देते हैं। तो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, उसने जो है जब एक केस आया तो उसी में जो है संशोधन कर दिया गया। अब बता दिया गया कि आप जो है इससे जो है 15% प्रधानमंत्री सहित कुल लोकसभा के सदस्यों का 15% से एक्स्ट्रा आप नहीं बना सकते। अब काइंड ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों के प्रकार, कितने प्रकार के आप मंत्री बना सकते हैं, या मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है उसमें हमने अभी अभी जस्ट जो है ये बताया कि कितने प्रकार के मंत्री होंगे। तो एक बार उनको पुनः हम कैटेगराइज करके समझ लेते हैं या उनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि इनकी कितनी वर्गीकृत कैसे करेंगे। तो एक तो मंत्रिमंडलीय या कैबिनेट मंत्री जिनको कहते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में होते हैं। दूसरे सेकंड नंबर पे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में या थर्ड नंबर की हम बात करें तो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, उप मंत्री होते हैं। इन्हीं में राज्य मंत्रियों में कभी कभी स्वतंत्र प्रभार के भी मंत्री होते हैं। तो मैं आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान यहाँ मैं ये आकृष्ट करना चाहूंगा सभी सुनने वाले छात्रों का जो है कि आप लोग जब भी न्यूज़पेपर्स या समाचार चैनल्स या अन्य किसी माध्यम से डिस्कशन सुनते होंगे तो सुनते होंगे कि मंत्रिमंडलीय बैठक में या कैबिनेट की बैठक में ऐसा डिसीजन लिया गया। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, स्वाभाविक होता है कि उनकी जो जानने की क्यूरियोसिटी होती है, उनकी जो जिज्ञासा होती है पॉलिटिकल जो है बॉडी से रिलेटेड, तो कुछ इस तरह ही होती है। तो न्यूज़ चैनल्स में या मैगजीन्स में या समाचार पत्रों में आपको स्वाभाविक और सामान्यतः वर्ड भी मिलते रहते हैं कि कैबिनेट की बैठक में या मंत्रिमंडल बैठक में। तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल के होते हैं, तो जब सभी प्रकार के जो मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये जो सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाती है? मंत्री परिषद बन जाती है। बट इसी में जब संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मिल जाते हैं, सभी जितने डिपार्टमेंट हैं उनका कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर के जिस समूह का निर्माण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल की बैठक या उसमें, तो उसको मंत्रिमंडल कहते हैं, उसी को कैबिनेट कह सकते कि कैबिनेट में की मीटिंग में ऐसा डिसीजन लिया गया। तो अब ये क्या होता है? कैबिनेट देखने में तो सामान्यतः जो है छोटा समूह होता है और मंत्रिपरिषद बड़े समूह के रूप में होते हैं। लेकिन शक्तियों के डिवाइडेशन की यदि हम बात करते हैं तो ये एक छोटा समूह होने के बावजूद भी इस सर्वाधिक शक्तिशाली समूह होता है। अब मंत्रिपरिषद उतना शक्तिशाली नहीं होता, क्योंकि जो सभी डिसीजंस और जो निर्णय लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री और प्लस संबंधित विभाग के कैबिनेट मंत्री के द्वारा अर्थात मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिए जाते हैं। उनके सहयोग के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री भी रखे जाते हैं। अरे भाई, यहाँ घर का तो प्रशासन चलता नहीं है, अब यहाँ तो देश के प्रशासन की बात है। तो अब इतना वर्क और इतनी बड़े एरिया को मैनेज या कंट्रोल करने के लिए भारत जैसे इतने विश्व के सर्वाधिक पॉपुलेशन, दूसरे नंबर पर तो हम लोग है ही हैं पॉपुलेशन में, और कुछ कर ना पाए ये अलग बात है,
लेकिन कुछ एरियाज हैं जिस पे हम जो है अपने आप को जो है नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, करते भी हैं तो उसमें, तब ऐसी कंडीशन में जब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बात होती है, उनकी शक्तियों और उसकी आकार की बात होती है, तो मंत्रिपरिषद की अपेक्षा जो है मंत्रिमंडल ज्यादा शक्तिशाली होता है। और देश की सब जो है सर्वोच्च शासन की इकाई किसको माना जाता है? मंत्रिमंडल या कैबिनेट को माना जाता है। शासन की सर्वोच्च इकाई होती है। तो अब इसमें देखते हैं, रैमजे मोर जो है ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ थे जो है, तो उन्होंने इसके संबंध में अपना एक कोटेशंस बोला कि यह मंत्रिपरिषद का हृदय स्थल है। क्या? कैबिनेट शासन का परिचालक यंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। वही बात उन्होंने कही। अब इसमें देखते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है। जो संसदीय व्यवस्था होती है, इसका सबसे प्रमुख गुण होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है। तो संविधान के आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होगी? सामूहिक रूप से क्या होगी? उत्तरदायी होगी। इसमें पर्सनल एंड कलेक्टिव दोनों प्रकार की रिस्पांसिबिलिटी पाई जाती है। यही रिस्पांसिबिलिटी होने की वजह से जो संसदीय व्यवस्था के जो अंतर्गत जो इन पदों का जो सृजन किया जाता है, या उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इतना एब्सोल्यूट पावर्स इसको नहीं होता है कि जो चाहे जब चाहे किसी भी डिसीजन को ले सकती है और उसको फॉलो करवा सकती है, इम्प्लीमेंटेशन या लागू करवा सकती है। ऐसी स्थितियों की जब बात करते हैं तो इसका सबसे प्रमुख गुण क्या होता है? कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है। तो इस कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की मीनिंग्स या उसका आशय या अर्थ यह है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए यदि उससे जितने प्रकार की मंत्रियों की कैटेगरी हमने अभी डिस्कशन किया, उसमें किसी भी प्रकार का यदि कोई मंत्री है तो वह अपने कार्य के लिए संबंधित मंत्री ही नहीं बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। एक ही व्यक्ति नहीं, वह किसी एक व्यक्ति की अकेला मंत्री ही नहीं उत्तरदायी होता है, बल्कि उस कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अब विशेष करके जब फाइनेंशियल बिल होते हैं, वित्त से संबंधित विधेयक पेश किए जाते हैं, तब तो बहुत ही कड़ाई से उसका अनुपालन करवाया जाता है। क्योंकि यदि किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी सरकार को जो है त्यागपत्र, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र का आशय यह है कि सरकार का गिरना। तो अतः यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो उस कंडीशंस में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार की इसी को क्या कहते हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्य के प्रति क्या होते हैं? रिस्पांसिबल होते हैं। कहते हैं कि हम तो शर्म जाएंगे, तुम्हें भी ले जाएंगे। तो इसलिए उनको समझाते रहते कि बेटा वो कोई ऐसा काम मत करो कि आप तो चले ही जाओगे लेकिन हमको लेके न जब जाना। तो इसी के संबंध में लॉर्ड मार्ले जो थे, उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ डूबते और एक साथ तैरते हैं। भाई हम तो सनम जाएंगे, तुमको भी ले जाएंगे। ये कंसेप्ट पे काम करता है कि अगर कोई भी मंत्री, अगर कोई उसका डिसीजन गलत हुआ या उसके खिलाफ कोई जो है
कार्य करना पड़ा तो सभी व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि उसको बचाते। इसलिए एक मंत्री के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो पार्लियामेंट को अखाड़ा बना लेते हैं लोग। अरे इनको, आप तो अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को से आप परिचित ही हैं। तो अगर एक मंत्री पर कोई एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो भूखे शेर की तरह सभी मंत्री एकक जो है एकता का परिचय देते हुए, क्योंकि उनकी पता है स्थिति कि अगर इसकी चेयर जाएगी तो हम भी चले जाएंगे, हम भी फाइनल हो जाएंगे। ऐसी स्थितियों में जो है एकता का परिचय देते हुए सामूहिक रूप से उसका क्या देते हैं, जवाब भी देते हैं। तो एक लॉर्ड मार्ले ने तभी कहा कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ डूबते और एक साथ तैरते हैं, चाहे तालाब में नहाइए, चाहे नदी, झील, झरना और समुद्र में गोते मारिए, लेकिन जो होगा तो सामूहिक ही होगा। और मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि तभी अगर कोई मंत्री के संबंधित कोई सदस्य अगर किसी क्षेत्र में कोई गलती होती है तो संबंधित उस मेंबर से जो है उस पूछ सकता है कि आपके रहते हुए यहाँ ऐसे दंगा हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे। आप इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप रिजाइन दे, त्यागपत्र तक की भी मांग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है मंत्रिपरिषद के जो है उत्तरदायित्व का गुण पाया जाता है। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली जो है मंत्रिमंडल या कैबिनेट की इकाई के रूप में कार्य करती है। इसकी प्रथम बैठक की जो कोई होती निश्चित समय सीमा नहीं होती। प्रधानमंत्री जब चाहे तब उसको बुलाएं, जब चाहे उसको तब स्थगित करें, ये उसके टाइम और कंडीशन पर डिपेंड करता है। और यदि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य उनकी बात से सहमत नहीं है किसी मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय से, तो उसको असहमत उसके खिलाफ वोट नहीं कर सकता। सिर्फ उसको एक ही ऑप्शन है कि यदि मंत्रिपरिषद के डिसीजन से वह सहमत नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ ये कह सकता है जो है कि वो अपने पद से त्यागपत्र दे करके ही उससे अलग हो सकता है। उसके खिलाफ मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि यदि उसके खिलाफ मतदान हो जाएगा, विश्वास पारित हो जाएगा तो सरकार ही गिर जाएगी। तो अगर वो व्यक्ति सहमत नहीं उससे तो अपने पद से त्यागपत्र दे दे और उस पद से मुक्त हो जाए। ऐसी जो है व्यवस्था जो है की गई है। आज की क्लास यहीं तक। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक सुनने वाले बीए पार्ट 1 या अन्य किसी छात्रों को जो है एक प्रकार से उसका अवधारणात्मक कंसेप्ट क्लियर होगा और उसका इसका लाभ मिल सकेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं।